नमस्ते, आप देख रहे हैं वी भारत और मैं उदय प्रताप। और आज हमारे साथ हैं बक्सर के चर्चित युवा छात्र नेता और गंगा पुत्र सौरभ तिवारी जी। सबसे पहले सौरभ तिवारी जी, आपका हमारे इस वी भारत का चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुझे देखने और सुनने वालों को का भी मैं अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। सौरभ तिवारी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 2014 में जिस तरह से आपने गंगा सफाई अभियान की शुरुआत की, उसका क्या उद्देश्य रहा और उसमें आप कहां तक सफल हो पाए? उद्देश्य उसका रहा कि समाज में जब आप कोई काम की अपेक्षा रखते हैं कि समाज में यह काम हो, सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं, तो वैसे में स्वयं से भी शुरुआत करनी। प्रथम पुरुषी विचार, हम लोग संघ परिवार के संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ परिवार से जुड़े हैं, तो संघ में और विद्यार्थी परिषद के दिनों में हमने सीखा कि प्रथम पुरुषी विचार, कोई भी कार्य की जब आप अपेक्षा रखते हैं कि कोई भी कार्य शुरू हो तो उसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। और मुझे लगता है कि जब हमने शुरुआत की, जब सोची, उस समय नमामि गंगे परियोजना की परिकल्पना भी सरकार की नहीं थी। और जब हमने गंगा सफाई अभियान शुरू की, कुछ ही दिनों बाद नमामि गंगे परियोजना भी शुरू हुआ सरकार का, तो स्वयं से शुरुआत, प्रथम पुरुषी विचार का प्रयास हमने किया। और माँ गंगा की सेवा में हम लगातार 2014 से हर रविवार श्रमदान करके लगे हुए हैं। लोग आपको गंगा पुत्र के नाम से भी जानते हैं और एक तरह से लोगों के बीच में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये गंगा पुत्र शब्द लोगों ने कैसे आपको दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं छात्र राजनीति में जब रहा, तो छात्र राजनीति में मैं एक उग्रपंथी छात्र नेता के रूप में जाना जाता था। लेकिन वहाँ से जब छात्र राजनीति के ही दौरान, जब मैं विद्यार्थी परिषद के बाद अपना संगठन बनाया, अपना संगठन जब मैं बनाया, तो अपने संगठन का एक प्रकल्प मैंने शुरू किया, गंगा सफाई अभियान। और गंगा सफाई अभियान का जब शुरुआत हुआ तो शुरू में तो हम लोग मजाक के पात्र बने थे, लेकिन उस मजाक के पात्र बनने के बावजूद भी जो अनवरतता आई, अनवरतता के चलते कई लोग जुड़े, सांसद, विधायक, कई राजनीतिक चेहरे और यहाँ के प्रशासनिक चेहरे भी मिले, उसमें आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए। तो वहाँ से गंगा पुत्र एक इतना बड़ा नाम है, कितना बड़ा टैग है कि उसके लायक मैं नहीं हूँ। लेकिन लोगों की एक अपेक्षा रहती है, लोग सोचते हैं, लोग मुझे उस नज़रिए से देखते हैं, तो मैं उनके इस उपाधि का मैं सम्मान करता हूँ। और यह उपाधि मुझे लोगों के द्वारा तो मिली ही। परमादरणीय साध्वी दीदी उमा भारती जी जब पहली बार बक्सर आई और हमारे कामों को जब उन्होंने सुना और देखा, तो उन्होंने कहा कि आज के कलयुग में आप भीष्म की तरह गंगा पुत्र हैं और भीष्म की तरह एक प्रेरणा लेके चल रहे हैं। और उसी समय से मेरा नाम गंगा पुत्र के रूप में प्रचलित हुआ। तो कहने का मतलब आपका कि उमा भारती ने इस उपाधि को आपको दिया? निश्चित निश्चित। परमादरणीय दीदी चौपाल लेके चल रही थी, भारत सरकार की नमामि गंगे मंत्री भी थी, गंगा मंत्रालय की, जो अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। तो उस समय वह बक्सर आई थी और बक्सर आने के दौरान जब हम उनसे मिले, हम लोग, हमारी पूरी टीम मिली, और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर माँ गंगा के स्वच्छता को लेकर अपील लिखा हुआ था। वह उमा भारती दीदी ने पढ़ा और पूछा, तो फिर हम लोग मिले उनसे और हम लोगों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। और इस संबोधन को भी उन्होंने एक आम भाषा के रूप में प्रयोग किया। सौरभ तिवारी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बक्सर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बक्सर एक सांस्कृतिक विरासत भी रहा है और ऐसे देखें तो पौराणिक की बहुत सारी कथाएं हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बक्सर पर्यटन के क्षेत्र में क्यों पिछड़ा है? देखिए, इसका कारण हम और आप भी हैं। बक्सर की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत भी पापड़ी से करते हैं और अंत भी पापड़ी से करते हैं। यहीं से बक्सर की दुर्गति शुरू होती है। हम बक्सर की चर्चा करेंगे, विश्वामित्र से शुरू करेंगे, विश्वामित्र श्री राम पर ख़त्म करेंगे। लेकिन बक्सर की सांस्कृतिक, बक्सर की पौराणिक, बक्सर की आध्यात्मिक, बक्सर की ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए हमें पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बक्सर की ऐतिहासिक विरासत भगवान वामन के अवतरण से होता है। बक्सर का जो पौराणिक इतिहास है भगवान वामन से शुरू होता है। भगवान वामन जब धरती को नापते हैं, राजा बलि के अहंकार का नाश करते हैं, उसी समय माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। वह भी बक्सर से जुड़ा हुआ है। माँ गंगा का यह मायका है।
वीर बजरंग बली हनुमान का यह ननिहाल है। यह अहिल्या उद्धार की भूमि है। गौतम ऋषि, महर्षि विश्वामित्र का वह सिद्धाश्रम एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय उस समय का था, जिसमें सारे विषयों की पढ़ाई होती थी। चाहे वह भार्गव ऋषि का आश्रम हो, गौतम ऋषि का आश्रम हो, चाहे वह आपके दरदर ऋषि के आश्रम हो, यह केवल यही क्षेत्र नहीं था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। चाहे वह उदालक ऋषि का आश्रम हो, चाहे वह नारद मुनि का आश्रम हो, तमाम लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण महर्षि विश्वामित्र का था। महर्षि विश्वामित्र की कहानी को केवल हम ताड़का वध से ही नहीं जोड़ सकते हैं। उस समय सृष्टि निर्माण की कल्पना महर्षि विश्वामित्र ने इसी भूमि से की। तो बक्सर को केवल हम पापड़ी से जाने, पापड़ी को समझे, तो यह बक्सर का बड़ा दुर्भाग्य है। बक्सर में एक और चीज़ है, पर्यटन की आप बात कहे हैं, बक्सर में साइबेरियन पक्षियों का आवास है, बक्सर में कृष्ण मृग इस बक्सर का गौरव है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक लोग हो, किसी ने कृष्ण मृग के लिए एक यहाँ अभयारण्य की कल्पना किसी ने नहीं की, यहाँ एक बहुत बड़े सेंटर की कल्पना किसी ने नहीं की। मैं यही चाहता हूँ, मेरी अपेक्षा रही है, मैं उस विषय पर मैं कल्पना भी कर रहा हूँ कि बक्सर को, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ के ये श्री हरि नारायण विष्णु यहाँ 2 बार आए हैं, एक बार वामन के रूप में और दूसरी बार जब उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है तो वो श्री राम के रूप में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। शेषावतार लक्ष्मण भी यहाँ आए हैं। और यहाँ यह धरती शेर शाह सूरी के विजय की धरती रही है। मुगल आक्रांता हुमायूं का कालजयी रथ पूरे भारत में कहीं नहीं रुक रहा था। एक तरह से कहिए वह दुनिया का शहंशाह बनने जा रहा था, लेकिन उसको इसी धरती पर पराजय देखना पड़ा। इसी धरती पर यह वही धरती है जहाँ पहली बार नए सिक्कों का, मतलब नोटबंदी जो हम लोग सुनते हैं, वह निजामुद्दीन चिश्ती जो था उसने नए नोटों की परिकल्पना की। तो इस धरती का बड़ा लंबा चौड़ा आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत रहा है। क्या हम लोग इसको किताबों में ही पढ़ेंगे या ये धरातल पर दिखेगा? देखिए, इसके लिए तो हम लोग सीधे तौर पे डाल देते हैं कि यह व्यवस्था सरकार की है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, सांसद नहीं कर रहे हैं, विधायक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। आप युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और बक्सर की राजनीति में सौरभ तिवारी की इस विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और किस तरह की भूमिका रहेगी? क्योंकि लोगों का आरोप लगता है कि आप एक जगह कहीं नहीं रहते, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई, ये आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। एज ए छात्र नेता, इससे पहले आपने मुझे कभी किसी पार्टी का सदस्य के नाते आप भी नहीं देखे होंगे, कोई नहीं जानता है। मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा अपने आदरणीय चौबे जी से तब से, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तब से। तो उनके चुनाव में मैं लगता था। पिछले विधानसभा चुनाव की जो बात करते हैं लोग, ये एकदम कोरी कल्पना है लोगों की। मैं उस चुनाव में लगा नहीं था, उस चुनाव में मैं विरोध में काम किया था। ये सब कोरी कल्पना है। और अगर मैं लगा भी था, विरोध में भी था, तो भाई निश्चित रूप से मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है कि मैं जिसके साथ लगा वह चुनाव जीता। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यहाँ तो लोग रातों रात पार्टी बदल के सिंबल लेके चले आते हैं। और अगर मैं किसी विपक्ष को, आपके हिसाब से किसी विपक्ष को मदद मैंने की, तो फिर आपको स्वयं आकलन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि मेरे जैसा लड़का आपको ना मदद करके किसी दूसरे को मदद किया। तो खैर वो विषय नहीं है। क्या इस बार सौरभ तिवारी जिसके साथ रहेंगे वो चुनाव जीत जाएंगे? निश्चित। यह मेरे लिए गर्व का विषय है, घमंड का विषय नहीं है, गर्व का विषय है कि मेरे मित्र मुझे बैरोमीटर कहते हैं कि हवा का रुख क्या है, उसको मैं जान लेता हूँ। कुछ मित्र मुझे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि हवा के रुख को जानने का। मौसम वैज्ञानिक क्या आप रामविलास पासवान के तहत मौसम वैज्ञानिक? नहीं, मौसम वैज्ञानिक आप लोग अर्थ गलत निकालते हैं ना। मौसम वैज्ञानिक वह होता है जो हवाओं के रुख को, तूफानों के रुख को मोड़ने की हिम्मत रखता है, और तूफानों को रुख को जो मोड़ेगा वही मौसम वैज्ञानिक है। मौसम वैज्ञानिक केवल मौसम के रुख को देख के बता दिया कि मौसम इधर चल रहा है, ऐसा नहीं है।
हवाओं के रुख को मोड़ने वाले को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। और हम लोग के पास हम युवाओं के छात्र युवाओं के नेतृत्व करता है। छात्र युवाओं का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मेरे साथ है। छात्र युवा हमारे बातों पर विश्वास करते हैं, छात्र युवा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं तमाम जितने भी छात्र नेता हैं, तमाम जितने भी युवा नेता हैं, तमाम यहाँ के राजनीतिक नेता जो हैं, मैं उन सभी को उन सभी से और तमाम बक्सर के लोगों से भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी छात्र और युवाओं के बीच मैंने जितना काम किया है, जितने लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, वह मेरे आने वाले राजनीतिक जीवन के लिए भी काम करेगा। तो मैं अगर उनको यह बताता हूँ कि हम इस विचार पर काम कर रहे हैं, तो मेरे विचार को सुनेगा, हमारे विचार को जानेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के चारों सीट पर हम विजयी भी होंगे। यह मैं दावा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सौरभ तिवारी जी, जिस तरह से अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप छात्रों के बीच में रहे हैं और आप एक छात्र नेता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये कहाँ तक सार्थक होगा। देखिए, नई शिक्षा नीति को जब हम पढ़ रहे थे, खैर बहुत बड़ा विषय है, लेकिन नई शिक्षा नीति में सरकार ने सबसे बड़ी बात जो सोची बच्चों की पढ़ाई पर, कि निचले स्तर से लेकर, ये भी कहा गया है उसमें कि आप 8वीं क्लास तक अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। तो क्या बिहार के लोग और जो भोजपुरी भाषी हैं, क्या आने वाले समय में अपने भाषा में पढ़ेंगे? निश्चित। हमने तो शुरू से मांग की है कि मांग सही है 100%, शिक्षा वह हो 10%, अलग भाषा अलग देश, फिर भी भारत अपना देश। देश में हम लोग अलग अलग भाषाएं हैं, यह भारत विविधताओं का देश है। और निश्चित रूप से हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, और यह इससे अच्छी बात क्या होगी कि जब हिंदी को उससे 8वीं अनुसूची में आने का भी एक बल मिलेगा। अगर हमारे यहाँ भोजपुरी की पढ़ाई शुरू हो गई, बिहार में ऐसा नहीं कि बाहर के लोग नहीं आते हैं, बिहार में हमारे यहाँ से कई IPS IAS भी अन्य जगहों से आते हैं जो हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं, केवल अंग्रेजी समझते हैं। तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हम भी कल्पना करते हैं कि हम बेंगलोर जाएंगे, हम तमिलनाडु जाएंगे, तो हम भी तेलुगु पढ़ेंगे। और इससे जो होगा, यह पूरे भारत में ही नहीं, पूरे भारत में द्वारिका धाम से लेकर कामरूप कामाख्या धाम तक, वैष्णो देवी धाम से लेकर रामेश्वर धाम तक एक व्यवस्था बनेगी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए। या केवल वहाँ की स्थानीयता की बात नहीं होगी, हमारे यहाँ के लोग जो उधर गए वो तमिल पढ़ेंगे, जो उधर के लोग इधर आएंगे वो भोजपुरी पढ़ेंगे, तो पूरे देश में एक आपसी समन्वय बनेगा। जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है, और क्या आपको लगता है कि इस बार का जो मुद्दा होगा पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य होगा? क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य थोड़ा सा चरमराया हुआ है बिहार में, और बक्सर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसके बारे में क्या ख्याल? ये मुद्दा उठाएगा कौन? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के नेता तो परेशान है। आप जैसे युवा भी तो उठा सकते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि युवा जो है पलायन कर रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा स्वास्थ्य थोड़ा सा चरमराया है, उसके क्या ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ विषय ऐसे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर थोड़ा सा दबाव होता है। लोग कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक है तो प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर जाने चाहिए। सैकड़ों लोग उन हॉस्पिटलों से ठीक होके भी आ रहे हैं। कहीं कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है लापरवाही में या जानबूझ के। एक बार एक मामला हुआ, हम लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलूँगा, कोरोना से मृत्यु की बात हुई, पूरा बवाल हुआ कि कोरोना से मृत्यु हो गई। और बाद में पता चला, जब मैंने उस विषय के अंदर जाकर पढ़ा, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना से, उन्होंने लिखित रूप से आवेदन दिया था कि मुझे होम आइसोलेशन में भेज दिया जाए। और जब होम आइसोलेशन में थे तो आप सदर हॉस्पिटल पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो क्या होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन आप जिला प्रशासन नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन को आपने सूचना दिया क्या? इसका सारी व्यवस्था है, हम सरकार पर केवल दोष नहीं थोप सकते हैं। अगर सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि भाई हम हॉस्पिटल में आपको रखेंगे, सारी व्यवस्था है, तो हम केवल उस विषय को नहीं बात कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा, आपसे भी कोई कह देगा भाई कुत्ता खींच रहा था लाश को, बच्चों को इस पे ठेला पे लाद के ले जाया जा रहा था।
कहीं कहीं व्यवस्था नहीं, लेकिन सौरभ तिवारी जी ये सारी खबरें जो थी वो नेशनल मीडिया में चली है, जी, जिसको निश्चित आप कैसे नहीं, एहसास कर सकते हैं? हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ उन्हीं चिन्हित चीज़ों को लेकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेकार कह देना। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चौपट रहती पूरे बिहार की तो लाखों लोग मरते। चमकी बुखार का मामला था, अचानक अटैक हुआ, बहुत सारे बच्चे हताहत हुए, बहुत सारे बच्चों पर, उसके लिए हम सभी को दुख भी है, लेकिन सरकार ने तुरंत व्यवस्था को संभाला भी। ऐसा नहीं है कि ये उस विभाग के मंत्री हैं, वो मंत्रालय है तो बहुत अचानक उसमें जैसे ही जानकारी मिली उस विषय को समझा सरकार ने, और सरकार ने आज व्यवस्था की। इस बार चमकी बुखार का मामला आया, चमकी बुखार का मामला नहीं आया, कुछ लोग, एक दो लोग प्रभावित हुए, लेकिन बाकी सब तुरंत नॉर्मल हो गया, कोई आपसे एक अंतिम सवाल, बक्सर विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? बक्सर विधानसभा चुनाव में हमारी भूमिका एक सारथी की होगी। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने महाभारत में बिना शस्त्र उठाए पूरे महाभारत में अर्जुन के साथ उन्होंने चलने का काम किया, और उस महाभारत का परिणाम श्री कृष्ण ने लिखा था। तो इस बार बक्सर विधानसभा, केवल बक्सर विधानसभा नहीं, बक्सर जिले के चारों सीट पर हम कृष्ण की भूमिका में होंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, और जिताकर विधानसभा में भेजेंगे, और एक स्वच्छ बक्सर, एक सुंदर बक्सर, एक सशक्त बक्सर के निर्माण में अपनी भूमिका तय करेंगे, भूमिका को निर्धारित करेंगे। कार्य समिति सदस्य